सबसे बड़ी चीज़ है, जो रियल एस्टेट में काम करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो लोग आज के टाइम में क्या है, जो नई जनरेशन आई है, जेनजी जनरेशन आई है, इन लोगों को थोड़ी सी समझ है भी अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे किया जाए। आम इन्वेस्टर है, वो अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर प्लॉट्स वगैरह के अंदर? सर, फ्लैट्स में तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा हो उसके 20-25 किलोमीटर में पैसा लगा ले। रेरा आने के बाद में आम खरीदार की ताकत बढ़ गई है। हाँ, उसके अंदर क्या है, उसको सिक्योरिटी मिल गई ना, उसका पैसा सेफ है। एज ए एक्सपर्ट आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा ऊपर जाएगा, या फिर ये बबल फटने वाला है? टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी के अंदर प्लॉट ले लिया तो उसकी कीमत है वो 5 करोड़ प्लस हो चुकी है। ए और चैट जीपीटी का तो जमाना ही अलग हो गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट के अंदर, रियल एस्टेट विद आरबी के। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने न केवल रियल एस्टेट के मार्केट में बल्कि सोशल वर्क के अंदर भी महारत हासिल की है, और उनकी जो डिग्री है वो एक स्पेशल डिग्री है, दैट इज BSW। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। आज के हमारे जो गेस्ट है, ये हरियाणा के एक छोटे से गांव से आके जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में अपना एक नाम, रुतबा, पहचान बनाई है। एक इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। ये ना केवल अपने टीम को लीड कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए आइकन भी बने हुए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं बहुत जोश और जुनून के साथ में सुनील जी सर का। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड थैंक यू सो मच। आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से आते हैं और आपने रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर जो ऊंचाई हासिल की है वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले राम भगत जी, आपने अपने ब्रॉडकास्ट में मेरे को बुलाया। और रियल एस्टेट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर क्या है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था भी रियल एस्टेट का काम करेंगे। छोटे से गाँव में जन्म हुआ और उस गाँव के अंदर हरियाणा का लास्ट गाँव था वो। हरियाणा का जब लास्ट गांव था तो उसके अंदर क्या है, हमारे गांव में जब हम स्टडी करते तो बसें ही नहीं थी, यानी इतनी चीज़ों की कमी थी। कभी भी नहीं सोचा था अभी बड़ी सिटी में जाएंगे और वहाँ पर अपन रियल एस्टेट जैसा काम करेंगे। बट प्रकृति को कुछ मंजूर था, क्योंकि क्या है, मैं जब टीवी में जब चीज़ें देखता था मुझे यार ये चीज़ें सच में कैसे हो सकती है। तो ये मेरा एक ख्वाब था, बड़े सिटी के अंदर मेरा खुद का बिजनेस डेवलप हो। तो उसके लिए क्या है, मैं 28 सितंबर 2010 को जयपुर आया था। और जब जयपुर आया तो शुरुआत में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जयपुर में कोई जानकार नहीं था, कोई यहाँ पर स्टडी नहीं हुई थी, और एक गाँव के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले एक छोटी-सी कंपनी से जॉब स्टार्ट की फाइनेंस सेक्टर में। वो जो कंपनी थी वो अगर अपन करें तो वो छोटे-छोटे लोन बाँटती थी 20-20 हज़ार रुपए के। जेएलजी एसएचजी ग्रुप वाले लोन। तो उसके अंदर 2 साल उसके अंदर दिए, उसके बाद मैं होम लोन के अंदर आ गया। पर होम लोन में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये ड्राई गई थी, क्या ड्राई गई थी? वो जो ड्राई गई थी उसमें ये था भी भाई साहब, प्रॉपर्टी वालों से बच के रहना, ये बदमाश होते हैं। प्रॉपर्टी वाले बदमाश होते हैं। तो उस टाइम क्या बिल्डरों से तो कॉन्टैक्ट था, पर हमारे सीनियर इस हिसाब से डराते थे भी यार ये बदमाश होते हैं, ये कहीं भी तुम्हें उलझा लेंगे। पर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, और जैसे-जैसे मेरे को रियल एस्टेट की समझ बढ़ी तो मैंने इसको देखा, यार इस काम को तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और इसमें लोगों का भविष्य भी बना सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने क्या है, रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जब मैं अपनी कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए आया था। उस दिन मेरे को समझ आया कि रियल एस्टेट की अहमियत क्या है। अक्सर बहुत सारे लोग गाँव से आते हैं, उनका एक चीज़ रहती है, मेरी भी शुरुआत में थी, यार यहाँ से कमाऊँगा गाँव में बनाऊँगा, यहाँ से कमाऊँगा गाँव में बनाऊँगा। पर मैंने देखा 2013 के बाद जब मार्केट डाउन हुआ तो उस मार्केट के अंदर सबसे पहले जो डाउन हुआ वो गाँव का हुआ। यानी जो वहाँ पर 30 लाख रुपए एकड़ की जो रेट चल रहे थे वो मात्र 10 लाख पे आ गए। मैं कहा यार इस हिसाब से तो रियल एस्टेट का मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो उसके बाद में मैंने कुछ चीज़ें और सीखी, वो मैं आपसे साझा करूँगा। तो रियल एस्टेट में आना क्या आपका महज एक इत्तेफाक था, या आपका सपना था बचपन से कि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है? नहीं, बचपन से सपना तो देखो क्या होता है, जैसे अपन 9th 10th 11th 12th में आते हैं तो उस टाइम कुछ अपन अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, माता-पिता के लिए कुछ सपने बुनते हैं, समाज के लिए सपने बुनते हैं। पर क्या है, उसके बाद जदोजहद इतनी हो जाती है, सबको इतनी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है भी अपन उसको कैसे कंप्लीट करें। बट जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, एक परिवार में एक गवर्नमेंट सर्वेंट लग गया तो उसकी बहन भी चाहती है मेरा भला करे, उसका जीजा भी चाहता है मेरा भला करे, उसके जो फैमिली के अड़ोसी-पड़ोसी हैं वो भी चाहता है हमारा भला करे, तो वो उनमें ही पिसीज के रह जाता है। पर मेरे साथ जो अच्छी चीज़ हुई, मैंने सबसे पहले वो जगह छोड़ी, जहाँ पर जन्म लिया था, वो जगह छोड़ी और थोड़ा उससे दूर आके काम किया।
तो उससे क्या है मेरा काम को मैं टाइम ज़्यादा दे पाया और उससे क्या है मैं थोड़ी अर्निंग कर पाया। जब अर्निंग कर पाया तो मेरा मन भी ऐसा था यार गाँव में ज़मीन लूँ, इज़्ज़त बनेगी, गाँव के अंदर ज़मीन लूँ। बट क्या हुआ मेरे को एक सज्जन मिले जो मेरी टीम में जॉब करते थे फाइनेंस के अंदर, अनिल सेन जी। अनिल सेन जी ने मेरे को समझाया, बोला यार यहाँ पर ले, वहाँ तो खाली इज़्ज़त मिलेगी, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। क्योंकि जो आदमी ये बोलता है यार जयपुर जैसी सिटी में मेरा मकान है, तो वहाँ पर जयपुर में मैं रह रहा हूँ और मेरा मकान है। ज जब ये बात किसी के सामने आती है ना राम भगत जी, तब क्या होता है, अगला बोलता है यार जयपुर में मकान है तो गज़ब चीज़ है ये। जयपुर के मकान तो पता नहीं क्या-क्या करा सकते हैं। अभी एक मैं आपको डिस्कशन में बता रहा हूँ, एक मेरे जानकार थे जिनको मैंने फंडिंग की थी। साहब वो बोले मैंने इस मकान से बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को ब्याह दिया और हुँ, हम इसी मकान में रह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उसके एक मकान ने उसको बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं परोसी है। तो जब ये चीज़ें देखी तो ये चीज़ें देखने के बाद में कहीं न कहीं रियल एस्टेट में मेरा काम करने का मन बना। जैसे आप टीवी वगैरह में देखते थे कि मैं बड़ी सिटी में जाऊँगा, बड़ी सिटी में रहूँगा, तो आपने बड़ी सिटी के जो फ्लैट्स है, अपार्टमेंट है या बड़ी बिग सोसाइटीज़ है, हुँ। उनको क्यों नहीं चुना? आपने ये प्लॉट्स को या जो विलाज़ है, उनको ही क्यों चुना कि भई मुझे जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स में ही काम करना है? आपने फ्लैट्स वगैरह में काम करना क्यों नहीं चूज़ किया? सर क्या है जो टीवी में देखते हैं ना वो सारे लगभग मुंबई के थे और मुंबई में जो बंगले में रहते हैं ना उनकी इज़्ज़त अलग ही रहती है। तो इसलिए मेरा मन था भी मैं इसी चीज़ में काम करूँ। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो फ्लैट्स वगैरह है उसके अंदर जितने अपन प्लॉट्स के अंदर एप्रिसिएशन मान सकते हैं उतना एप्रिसिएशन शायद फ्लैट में नहीं मिल पाता है और आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं तो गांव में भी अपन जो इंडिविजुअल घर होता है वो तो बिगांव के अंदर होता है उसमें रहना पसंद करते हैं। अच्छा सुनील जी ये बताओ कि जो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट होता है उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मतलब उसके गुण क्या है ऐसे जो उसके अंदर होना चाहिए और वो रियल एस्टेट में सक्सेसफुली काम कर सके। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है जो रियल एस्टेट में काम करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको जब भी किसी भी आप बिल्डर के साथ या डेवलपर के साथ काम करो तो आपको पता होना चाहिए वो मार्केट में कितने टाइम से टिका हुआ है और उसके क्या-क्या एथिक्स है। और रियल एस्टेट के अंदर अपन देखते हैं तो लोगों को मैंने जैसे काम जब मैं फाइनेंस का काम करता था तो उसमें सोसाइटी पट्टा बहुत था। पर सोसाइटी पट्टों में भी हम्म, लोग बहुत ज़्यादा मात खा जाते हैं। पर अभी जो है तो मैं तो लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा चाहे आप कम कमा रहे हो, जगह छोटी लें पर लें जेटीए में। क्योंकि जिस एरिया के अंदर अपन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, उसकी ग्रोथ हमेशा आगे बढ़ती रहती है प्लस क्या होता है, आप सुकून की नींद सोते हैं भी भाई साहब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज़ भी सुनी थी, गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिया था कि आज के बाद में सोसाइटी पट्टों का रजिस्ट्रेशन वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन किसी भी रीज़न से भई गवर्नमेंट को अभी करंट के अंदर वो डिसीज़न वापस लेना पड़ा। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि भई जो सोसाइटी के पट्टे हैं वो सेफ नहीं है और गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न किसी दबाव के अंदर वापस लिया है, तो हो सकता है वो फोर्सफुली वापस भी इसी को किसी दिन लागू कर दे। इसीलिए जैसे आप भी बोलते हैं और सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि जेडी अप्रूव्ड प्लॉट ही लेना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और उसी के अंदर काम करना चाहिए, उसी में निवेश करना चाहिए। आपको जो सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या स्वीकार करनी पड़ी या क्या चुनौतियाँ आपको ऐसी लगी जो आपको इनिशियल लेवल पे आई? क्योंकि आप एक फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम करते होते और फाइनेंस से रियल एस्टेट के अंदर आए। चुनौतियाँ देखो राम भगत जी क्या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियाँ थोड़ी जो जयपुर के लोकल लोगों के लिए थी वो चुनौतियाँ ये थी, वो जो मेरे पास जो क्लाइंट का सेगमेंट था, वो मध्यम वर्गीय या मध्यम निम्न वर्गीय क्लाइंट का सेगमेंट था। उस सेगमेंट के अंदर होता क्या था, जैसे ही अपन कोई क्लाइंट को बोलते थे यार तेरे को जेडीए में प्लॉट देते हैं, तो वो कहता था यार नहीं सोसाइटी में सस्ता मिलता है, मैं तो सोसाइटी में लूँगा। पर उसको बताया सोसाइटी के ये बता तू प्लॉट ले रहा है भाई, इसके ₹1 की कोई सरकारी रसीद है क्या? कोई डॉक्यूमेंट है क्या? बोलता था नहीं। अब ये बता तेरी जो कॉलोनी है तू जिसमें रह रहा है इसमें क्या रेट चल रहा है? तो एनिमम जो सोसाइटी में रेट है, जो अच्छी कॉलोनियाँ बनी हुई है उसमें 50,000 के आस-पास रेट है। और उसके बगल में जेडीए की कॉलोनी है वो उसमें 1.25 लाख का रेट है। तो मैं बोला जब ये बता जेडीए किस रेट बिक रही थी और ये किस रेट बिक रही थी? बोला यार 2-4 हज़ार का फ़र्क था। तो फिर मैं बता कौन-सी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कौन से भविष्य देखते हुए तेरे को कहाँ पैसा लगाना चाहिए? यार फिर तो जेडीए में लगाना चाहिए, तो फिर आप जेडीए में लो। तो ऐसे जब लोगों को अपन समझाते हैं, अपन जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, जब लोगों को ये चीज़ अपन समझाते हैं, तब क्या होता है लोगों को समझ भी आता है और वो अपने साथ इन्वेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर लोगों को जो अप्रूव्ड की वैल्यू जब पता चलेगी तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। आपकी बातों से लग रहा है आप मुंबई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है।
तो आपने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके एक वीडियो में भी मैंने सुना था कि आपने ओल्ड मुंबई और नवी मुंबई के बारे में भी काफी कंपैरिजन वगैरह बताया है। तो सुनील जी, ये बताइए कि क्या फर्क है कि मुझे ओल्ड मुंबई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नवी मुंबई के अंदर, किसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? सर देखो, एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था आज से 50 साल पहले कोई एक रियल एस्टेट के बड़े सेल्समैन था। तो जो रियल एस्टेट का सेल्समैन था, उन्होंने जो वहाँ के ओल्ड मुंबई के, जो साउथ मुंबई के लोग थे, उनको इकट्ठा किया और ये बोला, भाई साहब तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, गहने हैं, गाड़ियाँ हैं, शेयर है, ये सारे बेच के साउथ मुंबई में आप जगह ले लो। अगर साउथ मुंबई में आपने आज जगह ले ली तो बेहतरीन हो जाएगा, वरना आने वाला टाइम ऐसा समय आ रहा है कि आप वहाँ पर 2 लाख 3 लाख रुपए रेंट दे के अपने फैमिली को फ्लैट में रखना चाहोगे तो आपको रेंट पर फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बात आज वहाँ पर सच है। बिल्कुल सही बात ओल्ड है। मुंबई में ये सच है। और दूसरा क्या है, मुंबई के अंदर बंगलों वालों की ज़्यादा इज़्ज़त है, क्योंकि वहाँ की 1% पॉपुलेशन ही बंगलों में रहती है। तो जो अपन एनए प्लॉट की बात कर रहे हैं या फिर अपन न्यू मुंबई की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में क्या है, वहाँ पर एक जिस आदमी की 1 लाख रुपए इनकम है, 1.5 लाख रुपए इनकम है, वो वहाँ पर लोन से आराम से प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है और आने वाले टाइम में अगर 10 साल बाद में हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसकी 50 गुना भी हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, रहने के लिए बेटर है। अभी जैसे अपन ओल्ड मुंबई की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड मुंबई सैटरडे संडे को पूरा जो ओल्ड पुणे हाईवे है उसी पर रहता है। क्योंकि क्या है, वो वहाँ पर फ्लैटों के अंदर बहुत परेशान हो रखे हैं, बहुत तंग हो रखे हैं। तो अभी वो जो लोग हैं, सैटरडे संडे होता है वो सारे उधर अमेजिका, खंडाला और लोनावाला उधर ही निकलते हैं, तो वो पूरा एरिया उसी का है, तो वहीं पर अपन इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुंबई जैसे महानगरों में हो सकता है में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगे, निवेश के लिए ज़्यादा पूँजी लगे। तो क्या जो छोटे शहर हैं, जैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है, उनके अंदर भी मुंबई जैसा निवेश का जो रिटर्न है, वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या संभावनाएँ? सर देखो, एक्चुअली अपन ये बोले यार मैं गाँव में निवेश कर रहा हूँ, तो जयपुर में आज मेट्रो है, उस गाँव में अगले 200 साल ही मेट्रो नहीं आनी है आज के हिसाब से। ठीक है? तो उतना कभी रिटर्न नहीं आएगा। एक छोटी-सी घटना मैं मेरे उधर गाँव साइड की बताता हूँ आपको। क्या हुआ, मेरे गाँव साइड की एक भांजी है, उन्होंने वहाँ पर सन 1996 के अंदर 5 एकड़ ज़मीन बेची थी मात्र 2.5 लाख की। और वो उस 2.5 लाख की ज़मीन जब बेची थी, तो उन्होंने वो 2.5 लाख रुपए लाके जयपुर के वैशाली में लगाया और 500 गज ज़मीन ले ली। अभी मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, वो आपका ये जगह कितने के पैसे की? बोला बेटा तू ही आइडिया लगा ले। तो मैंने इधर-उधर से पता किया तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आ रही थी और जो गाँव के वो 5 किल्ले बेच के आए थे, 5 एकड़ 2.5 लाख की बेच के आए थे, वो 1 करोड़ की नहीं हुई। तो इन सिटियों का मुकाबला नहीं हो सकता। तो अभी आप नवी मुंबई के बारे में काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि भई ये आने वाले टाइम के अंदर इसका निवेश बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो किसी भी एरिया को अगर हॉटस्पॉट बनना है तो उसकी क्या पहचान है? कैसे आदमी पहचाने कि भई ये एरिया हॉटस्पॉट बनने वाला है? देखो पहले तो क्या है, जैसे बड़े बिल्डर है ज़्यादा वो रिसर्च करते थे, आम आदमी नहीं करता था। अब आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा हो, उसके 20-25 किलोमीटर में पैसा लगा ले और प्लॉट के लिए ऐसा बोला गया है, प्लॉट को दूसरा बेटा बोला गया है। जैसे-जैसे बेटा जवान होगा वैसे-वैसे कमाई देगा। आपने जिस दिन प्लॉट ले लिया, कमाई उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। एक आम इन्वेस्टर है, वो अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर प्लॉट्स वगैरह के अंदर? सर फ्लैट्स में तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, आज से 20 जब 30, 40, 50 साल बाद वो बिल्डिंग ढलेगी, तो उसका मालिकाना हक कौन-सा है? पता ही नहीं है। उसके अंदर पता ही नहीं है। यानी फ्लैट्स के अंदर तो सीधी-सी चीज़ है, अगर आप फ्लैट्स लेते हो तो लेगा दादा चुकाएगा पोता और उसके बाद बिल्डिंग दोबारा तैयार हो जाएगी और जब दोबारा तैयार होगी तो उस दोबारा के अंदर दोबारा पैसा देना पड़ेगा और वही चीज़ें दोबारा से लागू हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भई प्रॉपर्टी के रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये ओवर वैल्यूड हो गया है और ये एक बबल है, बहुत जल्दी फूटने वाला है। ऐज़ ए एक्सपर्ट आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या मार्केट और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर ये बबल फटने वाला है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल रिसर्च की है। अभी मैंने एक पीछे का ब्यौरा उठाया 1920 से। 1920 में जो प्रॉपर्टी ₹1 में आ रही थी, आज वो प्रॉपर्टी 1 लाख में आ रही है और 2040 बाद वो प्रॉपर्टी 10 लाख की हो जाएगी। तो ये फूटने का मतलब ही नहीं है। और अगर आप मेगा सिटी की बात करते हैं और मेगा सिटी में आपने थोड़ा-सा भी देख के समझ के इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे अपन वो 95-96 में आते हैं, उस टाइम एक आदमी ने 1 किलो सोना लिया 5 लाख का, 95 में रेट 5 लाख की थी। आज के टाइम में वो सोना हो गया उसका 1 करोड़ 35 लाख का। बट उसने उस टाइम थोड़ा-सा समझ के और बड़ी सिटी में प्लॉट ले लिया, टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी के अंदर प्लॉट ले लिया, तो उसकी कीमत अब वो 5 करोड़ प्लस हो चुकी है। यानी सोने पर जो रिटर्न मिला वो मिला तकरीबन
30% 30 गुना लगा लो, और जो प्रॉफिट मिला वो मिला 100 गुना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोने के अंदर डेफिनेटली लोग ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी के अंदर या प्लॉट्स के अंदर या जमीन के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है वो शायद कहीं नहीं मिल सकता है। नहीं, बीच में आपकी बात काटूंगा मैं। इसके अंदर क्या है, एक चीज और हुई, जो रिटर्न मिला वो मिला, फिर मेरे को साइकिल समझ आई। क्या होता है, प्रॉपर्टी में 3 टाइप के साइकिल होते हैं। पहला साइकिल होता है, उसको बोलते हैं अपन प्राकृतिक साइकिल, यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बढ़ती ही बढ़ती है। उसके बाद में, जैसे मैं किसान परिवार से हूँ, तो उसके अंदर आप देखोगे तो किसान परिवार में क्या होता है, सीजनेबल साइकिल आता है, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी में भी सीजनेबल साइकिल साइकिल आता है। और एक साइकिल आता है एक्सटेंडल साइकिल। उसके अंदर तो क्या है, बंदा साई दे के ही खड़ा होता है, अगर उसने साई दे के खड़ा नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं वो जमीन खरीदने में स्पेशली डरते हैं, तो जमीन खरीदते टाइम उनको किस किस चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी वजह से उनका निवेश बेहतर रिटर्न दे सके? देखो, मैं मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे आप ज़मीन खरीदो तो सबसे पहले जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, जो अप्रूव्ड अथॉरिटी है, वहाँ से चेक करो ये ज़मीन अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरी, उसके अंदर जो जिस आदमी से अपन ज़मीन खरीद रहे हैं उसका मालिकाना हक है वो उसके पास है या नहीं है। तीसरी चीज़, अगर इसने कहीं से इस ज़मीन के ऊपर पैसा थोड़ी उठा रखा है, कोई बैंक से या मार्केट से किसी से पैसा उठा रखा हो, तो आपका भी पैसा फँस जाए और अगले का भी फँसा हुआ है। ऐसे 2-3 केस मैंने देखे थे जब फाइनेंस सेक्टर में था। तो उस फाइनेंस सेक्टर में क्या होता था, जैसे ही वो जब मैंने वहाँ पर केस देखे, तो उस फाइनेंस सेक्टर के अंदर बड़ी-सी जो चीज़ समझ आई कि बहुत सारे बिल्डर थे जो फ्लैट बना रहे थे। वो क्या करते थे, जब फ्लैट बनाते थे तो फ्लैट का बैंक को भी उन्होंने मॉर्गेज कर दिया, उसकी रजिस्ट्री करा दी बैंक को फ्लैटों की। उसके बाद में वो एक लोकल आदमी को भी एग्रीमेंट करके मॉर्गेज कर दिया, रजिस्ट्री करा दी। तो ये चीज़ें रेरा आने के बाद में कुछ ना कुछ लगाम लगी है। यानी एक-एक फ्लैट 4-4 जगह बेच रहे थे। तो ये दिक्कत है, तो इसलिए क्या है, आपको ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए। जिस ब्रांड का नाम हो, आपको हो सकता है प्रॉपर्टी 2 रुपए महँगी मिले, बट कहीं न कहीं आपका और आपके बच्चों का भविष्य निश्चित उसमें आगे बढ़ेगा। अगर किसी इंसान के पास 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है आज के दिन में और वो निवेश करना चाहता है, तो उसको रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर कमर्शियल के अंदर? देखो, अगर अपन टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी की बात करें, तो 50 लाख 1 करोड़ के अंदर कमर्शियल के अंदर उसके हाथ कुछ नहीं आना। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ तो आए, तो उसके अंदर जो रेजिडेंशियल है वो बेटर रहता है। बिल्कुल, रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इजी टू इन्वेस्ट है और इजी हुँ। टू सेल है। जी, जी। कमर्शियल को सेल करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। जी, जी। जो रियासत संकल्प जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स है, हुँ, उनके हुँ। पीछे की क्या खासियत है और उनमें क्या अपने को संभावनाएं लगती है कि उनके अंदर कितना रिटर्न मिल जाएगा? रियासत संकल्प में मैंने 5-6 बार विज़िट कर लिया है, और उसके अंदर क्या है, 5-7 अपनी डीलें भी हुई है। अगर रियासत संकल्प की बात करें तो जैसे ही वहाँ पर अभी देखो, जो नया एयरपोर्ट है, नवी मुंबई न्यू एयरपोर्ट है, वो तो स्टार्ट हो चुका है। उसमें कमर्शियल फ्लाइट भी अपनी उतर रही है। उसके अलावा जो ये अपने डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं, ये भी चालू हो चुकी है। पर वहाँ पर क्या है, बहुत तेज़ी से उस एरिया का विकास हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखो वहाँ पर, अगर मुख्यमंत्री जी की बात सुनोगे, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात लग रही है, वो ये कह रहे हैं, हम तो मुंबई 4th पर काम कर रहे हैं, ये 3rd तो ऑटोमैटिकली डेवलप हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर चोप स्टेशन पास में आ रहा है, और दूसरी चीज़ वो होगी, फिर हीरानंदानी, इमार, वो जो ब्रांड है ना मुंबई के, वो सारे अपनी टाउनशिप के अगल-बगल में हैं। और वहाँ पर अभी मेरे को सुनने में आया था, 5-6 देशों की यूनिवर्सिटियाँ, जैसे अपने पहले बच्चे क्या करते थे, जैसे अमेरिका जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, अब ऑक्सफोर्ड की ब्रांच वहीं आ रही है, तो इंडिया का बच्चा वहीं पर अपने पढ़ सकता है। आज के दिन के अंदर होम लोन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है और बहुत सारे बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो होम लोन देने के लिए आगे से आगे आ रहे हैं। बहुत सारे उनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। तो 20-30 साल का होम लोन लेके उसकी जिंदगी भर गुलामी करना ज्यादा समझदारी है या फिर होम लोन जल्दी पे ऑफ करने का कोई स्मार्ट तरीका भी है? नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या है, मैं उसके अंदर एक छोटा मुँह बड़ी बात बोलूँगा। एक्चुअली क्या है, हर आदमी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वो म्यूचुअल फंड में भी करता है, वो गोल्ड में भी करता है। सपोज़ दैट आज एक आदमी के पास में 10 लाख रुपए हैं, तो वो 10 लाख रुपए में 10 लाख का गोल्ड ही खरीद सकता है। 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड ही खरीद सकता है। पर उसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, 10 लाख रुपए तो वो 50 लाख का प्लॉट ले सकता है। तो उसने वो चीज़ें एडवांस ले ली। वो चीज़ें एडवांस ले ली, और मार्केट में मरे से मरा ₹500 गज का भी बढ़ जाता है ना रेट, तो साल के ₹6000 गज के होते हैं। तो एक प्लॉट में बंदे ने घर से 10 लाख रुपए लगाए, उसने 100 गज का प्लॉट लिया, और साल के उसमें 6 लाख रुपए बढ़ गए। उसमें उसने अगर मान लो लोन भी लिया है, तो उसकी 20,000 रुपए किस्त जा रही होगी, तो 12 महीने में 240 वो चुकाएगा, यानी 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो लोग आज के टाइम में क्या है, जो नई जनरेशन आई है, जेन ज़ी जनरेशन आई है, इन लोगों को थोड़ी-सी समझ है,
भी अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे किया जाए। तो आज के टाइम में जो 25 से 35 साल का युवा है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वरना मैं गाँव के अंदर देखता था 25 से 35 साल के युवा तो इन्वेस्टमेंट का क्या कोई काम ही नहीं जानते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज के दिन में इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी नॉलेज भी हुआ है और लोग उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। सुनील जी, अपन ऑफ द कैमरा एक बातचीत कर रहे थे जिसके अंदर आपने मुझे 4 लोगों के नाम बताए थे जो रियल एस्टेट में आपके आइकन है, आपके गुरु है। तो इन चारों का मैं एक एक करके नाम लेता हूं, आप इनको किस पर्सनैलिटी से रिलेट करना चाहोगे? सुमेर सर। सुमेर सर को मैं एज एलन मस्क मानता हूँ, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने जो है ना लोगों के लिए किया है या जो टीमों के लिए किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने ऐसे ऐसे लोग जो इनको अपन देखते हैं जिनके घर रोटियां नहीं बन रही थी और उनको वो विदेशों तक घुमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। पीसी सर। पीसी सर को अगर अपन बातचीत करते हैं तो सर वो उनका फाइनेंस का मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी थे ना, अर्थशास्त्री थे, सेम वो उसी कल्चर के ऊपर क्या है, कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा नाप तोल के और बहुत ज़्यादा लेवल और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो पीसी सर इज ग्रेट एज ए अर्थशास्त्री। गंगा सिंह जी। सर वो तो चाणक्य है कंपनी के, जीएसटी सर हैं वो तो चाणक्य हैं। राजेश चौधरी। सीजीआई, बिल्कुल नियम और कानून से चलना और उसी में आगे तरक्की देना और उसी से प्रगति करवाना। एथिक्स के मामले में जो राजेश सर हैं उनका मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, रियल एस्टेट के अंदर आपको सक्सेस होना है तो आपको भी आपके अपने गुरु बनाने पड़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट के लिए आपका अलग गुरु है और डायरेक्शंस के लिए अलग गुरु है, अर्थ यानी कि आज का जो अर्थ युग है, इकोनॉमिक्स के लिए आपका अलग गुरु है और जो डेडिकेशन और उस चीज के लिए सबके अलग गुरु है। आज के दिन में जो घरों का किराया है वो 2 से 3% है और एफडी के अंदर 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। तो क्यों ना मुझे एफडी करवानी चाहिए? क्या मैं केवल एक ही भरोसे पे बैठा रहूं कि इसका जो रिटर्न बढ़ जाएगा या इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके अंदर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा? मुझे एफडी करवाना ज्यादा बेहतर क्यों नहीं है? सर क्या है, अगर आप एफडी कराओगे तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो मार्केट के अकॉर्डिंग तो बढ़ रही है पर आपके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही, ठीक है। पर आप रियल स्टेट में अगर पैसा डालते हो और जब भी जो साइकिल चेंज होता है तो उस साइकिल के अंदर आप अपना जो प्रॉपर्टी निकालोगे या प्रॉपर्टी देखोगे, क्योंकि अपन देखते हैं भी, अगर आज जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर आज से 20 साल पहले अपन प्रताप नगर की बात कर लेते हैं। तो 20 साल पहले देखें तो प्रताप नगर में 50-60 हज़ार रुपए मकान आ रहे थे। आज वहाँ पर 50-60 लाख रुपए में नहीं है। तो क्या है, जो कस्टमर का जो पैसा रिटर्न ज़्यादा पैसा आता है, वो अभी मैंने एक ब्रॉडकास्ट में सुना था। उस ब्रॉडकास्ट के अंदर ये था भी, उन्होंने सन 2000 के अंदर एक प्रॉपर्टी ली मात्र 12 लाख की। उस 12 लाख रुपए में उन्होंने 4 लाख रुपए दिए और 8 लाख का लोन लिया, 7,000 रुपए किस्त थी। अभी उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेची, वो 1 करोड़ की बेची है। 1 करोड़ और 15 लाख के लगभग बेची है। तो जो टोटल उनका इतने टाइम में गया वो 15 लाख रुपए गए, टोटल समेत किस्तें गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी होगी 1 करोड़ की खड़ी। तो क्या है, मेरे हिसाब से तो क्या है, क्लाइंट्स को जो है लोन से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और उसमें उनका कहीं न कहीं रिटर्न कई गुना हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कहते हैं तो 30 साल लगा, 40 लाख साल लगा, इतना पैसा वो बढ़ जाएगा। तो स प्रॉपर्टी के अंदर उससे डबल हो जाता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, रेरा आने के बाद में आम खरीदार की ताकत बढ़ गई है? हाँ, उसके अंदर क्या है, उसको सिक्योरिटी मिल गई ना, उसका पैसा सेफ है। उसका पैसा सेफ है। तो अगर कोई बिल्डर पोजीशन देने में देरी करे या लेट करे तो एक आम खरीदार कहाँ पे कंप्लेन करे और उसके हाथ में क्या रहता है? रेरा का तो पूरा ऑनलाइन है, उस प्रोजेक्ट की जाके वो जिससे खरीदा है, जिस बिल्डर से खरीदा है, उसकी वो ऑनलाइन ही शिकायत कर सकता है और शिकायत का निपटारा भी वहाँ जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आजकल के दिन में पावर ऑफ अटॉर्नी का भी काफी चर्चा में रहता है, तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कोई भी जमीन खरीदना वगैरह ठीक रहता है या फिर इसके कोई कानूनी पचड़े में भी कोई आदमी पड़ सकता है? सर पावर ऑफ अटॉर्नी तो वैसे पचड़ा ही है। आप देखोगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी पचड़ा ही है। आज आप मेरे को अच्छे लग रहे हो, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। कल को मेरे को कोई दूसरा अच्छा लग रहा है, आपकी निरस्त करा के उसको उसको दे दी, तो आपको पता ही नहीं चला आपको कब निरस्त कर दिया मैंने। आपके पास सिंगल नोटिस नहीं आएगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रॉपर्टी में तो डील करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इससे आप बहुत सारे कानूनी झंझटों में हाँ। पड़ सकते हैं, तो इस चीजों से जी। बचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुझे प्राइम लोकेशन पे प्लॉट लेना चाहिए, यानी कि मुझे शहर के बीच में प्लॉट लेना चाहिए या फिर शहर के बाहर के एरिया में जो अपकमिंग एरिया है, डेवलपिंग फेज के अंदर जो एरिया है उसमें प्लॉट लेना चाहिए? देखो एक्चुअली क्या है, मैं कई बार कस्टमर को उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। मैं उनसे पूछता हूँ, दिल्ली आज 385 साल के लगभग हो चुकी है। तो दिल्ली जब बनी थी, 300 साल तक दिल्ली थी।
आपने देखा होगा दिल्ली थी, दिल्ली के बाद नई दिल्ली बनी, वो अच्छी बनी या उससे डाउन थी? नई दिल्ली अच्छी बनी, उसके बाद नोएडा, नोएडा उससे ज्यादा बेटर। नोएडा के बाद में अगर बात करें गुड़गांव की, सबको मात दे दी उसने। गुड़गांव ने तो सर न्यू डेवलपमेंट एरिया में जाना चाहिए, उससे क्या है आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका एरिया कहीं पे आप स्मार्ट एरिया में जा रहे हो, और आज तो जमाना पूरा स्मार्ट का आ चुका है। आज जो स्मार्ट का जमाना आ गया है उसके अंदर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और जो प्रॉपर्टी का काम है वो ज्यादातर एजेंट से या दलाल के थ्रू होता है। तो फिर कोई भी आदमी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर एजेंट को जो कमीशन दे वो ज्यादा ठीक रहेगा? देखो, अभी जैसे जयपुर के अंदर एक दूसरी कंपनी चल रही थी एक्सपीओ करके, तो उसका मैंने देखा अभी लोग ये कहते थे भाई साहब मैं बैठा हूँ, तो मेरे भी एक जानकार ने एक्सपीओ में पैसे लगा दिए थे, और जो बैठा था वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, वो किसके पास जाए? तो आपके जो ऑनलाइन पोर्टल है, कहीं न कहीं ऑनलाइन पोर्टल से आपको रिसर्च करके उनको ऑफिस को विज़िट करना चाहिए, उनकी पुरानी टाउनशिप पे विज़िट करनी चाहिए, और जब आपको लगे भी सारी चीज़ें सही है, तो उसके बाद डील करनी चाहिए। अब मार्केट के अंदर क्या है, शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए छोटे-छोटे बिल्डर बहुत आगे हैं। अब जैसे गोकुल कृपा की अपन बात करें, तो गोकुल कृपा तो ब्रांड है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो जिसके अंदर क्या है आपको ये देखना पड़ेगा कौन-सा बिल्डर मार्केट में कितने टाइम से टिका हुआ है, और उसके बाद वो जो कमिटमेंट कर रहा है वो चीज़ें कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अगर आप ये चीज़ें अगर ऑनलाइन सर्च करके करते हैं तो वो ग्रेट रहेगा। ऑनलाइन के अंदर एआई भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो एआई आने के बाद में क्या एजेंट्स के जो करियर है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या फिर उनका करियर सेफ है? नहीं सर, बहुत बेटर हो गया ना, एआई और चैट जीपीटी का तो ज़माना ही अलग हो गया। अभी मेरे को किसी ने बोला भाई साहब नारायण विहार के अंदर मेरे को डील करनी है। मैंने सीधा चैट जीपीटी खोला और ये बोला भाई साहब ये इस आदमी ने नारायण विहार काटा था, इसका पूरा विवरण बताइए। तो पता चला उन पे 300 केस हैं। अब मैं को भाई साहब आपको डील करनी है तो कर लो। तो बोला नहीं भाई साहब आपके साथ ही करेंगे। सुनील जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी है ऑनलाइन के बारे में या महानगरों के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र क्या देना चाहोगे? सक्सेस मंत्रा एक ही है सर, देखो क्या है, मैं घर से बाहर आ गया था, उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी की, तो उसमें एक ही चीज़ समझ आई जो मेरे समझ आई। अगर आप दूसरों में दिलचस्पी रखोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर दूसरों में ज़्यादा दिलचस्पी रखोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर खुद में दिलचस्पी रखोगे तो वो आपकी तिजोरियाँ भर देगी। काम करने के लिए आप खुद के लिए पागल हो जाओ। खुद के लिए आप काम करने के लिए पागल हो जाओ। अगर आप निकम्मे और नकारा रहेंगे तो ये दुनिया तुम्हें पागल कर देगी। क्या बात है, क्या बात है भाई! दुनिया की जो ज्यादा की फालतू की पंचायती है उसमें ना पड़ के खुद पे ध्यान दो, और अगर खुद पे ध्यान दिया तो ये दुनिया आपको आबाद कर देगी। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हमारे दर्शकों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और सुनील जी की ये जो बात है, लास्ट की जो बात है, उसको गांठ बांध लो, खुद में दिलचस्पी रखना शुरू कर दो, ये दुनिया आपको सर आंखों पे बैठाएगी और ये दुनिया के लिए आप एक रोल मॉडल और आइकन बन जाओगे। थैंक यू सो मच सुनील जी, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।